IVM। रोहित शर्मा के व्हाइट बॉल के कप्तान बनाए जाने के बाद एक नए युग की शुरुआत हो रही है और जाहिर सी बात है नए युग की शुरुआत में हम अक्सर उन नए चेहरों की तलाश करते हैं जो लंबे समय तक टीम की साथ रहे और भारतीय क्रिकेट की सेवा करते रहे। आज इन्हीं नए नए चेहरों पे बातचीत करेंगे और खासतौर से विजय हजारे जो टूर्नामेंट अभी चल रहा है वनडे क्रिकेट का भारत में, वहां पर कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत इम्प्रेस करने में कामयाब रहे, उस पर बातचीत करेंगे। और क्या ये खिलाड़ी अब T20 और वनडे दोनों ही फॉर्मेट में भारतीय टीम का हिस्सा रहेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। सेलेक्टर्स को वो कितना इम्प्रेस कर पाए, ये एक बड़ा विषय है क्योंकि अब से कुछ ही दिनों के बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे टीम का सिलेक्शन होना है और वहां से ये तय होना शुरू हो जाएगा कि भारतीय टीम की एक्चुअल तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है। तो इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। रोहित शर्मा ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया जहां पर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने बातचीत की, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह 2 खास पैनल है। हमारे साथ अयाज मेमन सर हैं, हमारे साथ सबा भाई हैं। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। और शुरुआत, क्योंकि सबा भाई आप विजय हजारे टूर्नामेंट जो चल रहा है आप उसको देख रहे हैं, 2 खिलाड़ी डोमिनेट कर रहे हैं और 2 खिलाड़ी लगातार ऐसा लग रहा है दरवाजा खटखटा नहीं रहे, दरवाजा तोड़ के अंदर आना चाहते हैं। एक तो वेंकटेश अय्यर 2 शतक लगा चुके हैं और ऋतुराज गायकवाड़ जो 3 शतक लगा चुके हैं। कैसे आप देख रहे हैं इन यंग खिलाड़ियों का जो धमाकेदार अंदाज में डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन चल रहा है? गुड मॉर्निंग राजीव, गुड मॉर्निंग अयाज। आपने सही कहा राजीव, मुझे तो ये विश्वास है कि ये दोनों खिलाड़ी अब इनकी एंट्री हो गई है ऑलमोस्ट भारतीय टीम में। और मैं इस समय बात कर रहा हूँ व्हाइट बॉल क्रिकेट की या फिर वनडे क्रिकेट की। अगर हमें 2023 में जो विश्व कप होने वाला है उसकी तैयारी अगर हमें करनी है तो इन दोनों खिलाड़ियों को जल्द से जल्द टीम में लेना चाहिए और कम से कम जितना भी वक्त हो, जितने सारे मैचेस हों, वो खेलने को मिलने चाहिए। और ये दोनों जो प्लेयर्स हैं, ऋतुराज गायकवाड़ और वेंकटेश अय्यर, ये दो स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करते हैं भारतीय टीम को। एक ऋतुराज गायकवाड़ है जो कि शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं एक ओपनर के रूप में। हालांकि इस समय 11 में जगह नहीं बनती है, रोहित शर्मा और KL राहुल है, पर एक शानदार विकल्प जरूर है। इनको आप यहीं पर उनके बारे में सोच सकते हैं। वेंकटेश अय्यर ने विजय हजारे में नंबर 5 नंबर 6 पर आकर धुआंधार बल्लेबाजी की है। उसके साथ साथ उन्होंने गेंदबाजी भी की है। तो हार्दिक पांड्या का अगर हम विकल्प किसी को ढूंढ रहे हैं तो फिर ये खिलाड़ी आपको मिल गया है। इसको हमें और अनुभव देने की आवश्यकता है, इसको और ज्यादा क्वालिटी ऑपोजिशन के सामने टेस्ट करने की जरूरत है। पर जिस तरह से इसने इस लेवल के क्रिकेट में डोमिनेट किया है वो लाजवाब रहा। कल ही का मैच मैं देख रहा था, इतने आसानी से बड़े बड़े छक्के मार रहे थे एट विल। उसके साथ साथ आकर गेंदबाजी भी की, मुझे लगता है कि 1-2 विकेट भी ले लिया। तो हर एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये दोनों खिलाड़ी इस समय तैयार हैं भारतीय टीम में लंबे समय तक खेलने के लिए। अया सर, खासतौर से ऋतुराज गायकवाड़ से अगर हम चर्चा की शुरुआत कर लें, क्योंकि ओपनर है लेकिन अक्सर उनको हम देखते हैं नंबर 3 पे खेलते हैं और फ्लोटर के तौर पे टीमें इस्तेमाल करती हैं। 4 मैचों में 400 रन बना देना, विजय हजारे ट्रॉफी में 3 शतक लगा देना, एक तो वो कंसिस्टेंट है, दूसरा टेक्निकली बहुत साउंड है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत फायर ब्रांड क्रिकेट खेलते हैं। उनका अपना खुद का ब्रांड है जो मुझे लग रहा है बैटिंग का जो वो प्रमोट करते हैं और उसको बैक करते हैं। क्या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं? और आज की तारीख में क्या जितने भी यंगस्टर्स हम देख पा रहे हैं जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है या खत्म हुई है, मुश्ताक अली उसको भी हम ऐड ऑन कर लें, क्या सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज के तौर पर सामने आ चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़? बेशक, मेरे ख्याल से दोनों का जो एक अप्रोच है, और खास करके यहाँ पे हम बात करते हैं एबिलिटी, स्ट्रोक प्ले, लेकिन टेम्परामेंट भी बहुत सही, बहुत जरूरी होता है। और दोनों के पास वो बिग मैच टेम्परामेंट नजर आता है। किसी भी आते हैं तो घबराते नहीं है और किसी भी पोजीशन में खेल लेते हैं। जैसे आपने बताया कि खास करके लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में और स्पेशली T20 में बैट्समैन जो है वो फ्लोटर के तौर पे खेलते। रोहित और KL राहुल की जो जगह बनी हुई है, मैं मानता हूं कि विराट की भी जगह नंबर 3 पे बन सकती है, डेफिनेटली आप उन्हें गिनेंगे। लेकिन बाकी पोजीशंस ऋषभ पंत के अलावा जो है वो खुले रहते हैं, तो उसमें आप बैट्समैन किसी को भी फिट कर सकते हैं। और फ्लोटर जो है बैट्समैन वो बहुत जरूरी हो जाता है। और ये भी ना भूलें कि हालांकि 12 महीने बाकी है T20 वर्ल्ड कप को और 24 महीने लगभग ODI वर्ल्ड कप को। इस दौरान लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में मोर्टेलिटी रेट काफी हाई होती है। तो आज जो बैट्समैन बहुत आपको कॉन्फिडेंट और रन से भरा हुआ नजर आता है, वो 6 महीने बाद शायद नहीं आए।
टेस्ट मैचेस में एक अलहदा सिस्टम होता है स्क्रूटनी का और फॉर्म को परखने का, लेकिन क्योंकि इतने फ्रेनेटिक पेस पे खेली जाती है T20 मैचेस और इतने सारे मैचेस, आप अगर देखेंगे अभी IPL आएगा, फॉर्म उतरता है चढ़ता है, तो आपके पास ऐसे प्लेयर्स जहां पर जो जिनको आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। और ऋतुराज का और वेंकटेश अय्यर का मैं मानता हूं सबसे बड़ा जो जो जी क्वालिटी है, जो अच्छी सब क्वालिटी है, उनके पास एक्सपीरियंस है, 25 साल के नहीं है, 25-24 हम्म। साल के हैं। एक तो उनका कहना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे हम लोग शो कर रहे हैं, उसके लिए थैंक्स उन्होंने बोला। और साथ ही जो इसी को अगर आगे कंटिन्यू मैं अपना सवाल ऐड कर दूं, सवा भाई सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों की बैटिंग में देख रहा था 100 से ऊपर के एवरेज से वो वनडे क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हैं। ऋतुराज 108 के एवरेज से, 138 के एवरेज से वेंकटेश अय्यर ने बैटिंग की है। और सिर्फ 4 मैचों में वेंकटेश अय्यर ने 20 छक्के लगा दिए हैं और 13 छक्के लगाए हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने। ये कितना प्लीजिंग साइन है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के लिए कि अगर आप फ्यूचर टीम बनाने की सोच रहे हैं तो क्या इनको देखते हुए एक प्लान वो अब सोचना शुरू कर सकते हैं? देखिए राजीव, राहुल द्रविड़ ने इन सभी खिलाड़ियों को काफी सालों से देखा है, उनको ट्रैक भी किया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल द्रविड़ खेलते समय तैयारी करते थे, उसी प्रकार की तैयारी अब वो कोच के रूप में भी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल द्रविड़ ने अभी तक व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए कम से कम 22 से 25 जो कोर प्लेयर्स हैं उनके बारे में सोच लिया है कि इन्हीं खिलाड़ियों को आगे आने वाले समय में वो मौका देंगे। जैसे कि अयाज ने बहुत बड़ी बात कही कि विश्व कप T20 होने वाला है नेक्स्ट ईयर, वनडे विश्व कप होने वाला है 2023 में, उसकी तैयारी अभी से राहुल द्रविड़ ने करना शुरू कर दिया। उनको पता है कि ये 25 खिलाड़ी में से ही 15 आपको चुनने होंगे। तो इन सभी 25 खिलाड़ियों को आपको ट्रैक करना होगा, उनको मॉनिटर करना होगा, उनके परफॉर्मेंस को देखना होगा, चयनकर्ताओं को इन खिलाड़ियों को अप्रोच करना होगा, वो कम्युनिकेशन आपको करके रखना पड़ेगा ताकि वो खिलाड़ी को भी लगे कि वो भी इस सिलेक्शन के फ्रेम में है। बहुत जरूरी है कि उनको ठीक प्रकार से ट्रैक करें। तो ये चयनकर्ताओं का काम है और टीम मैनेजमेंट का भी काम है। तो ये दो खिलाड़ी के बारे में आपने बात की है, ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर। मुझे तो लगता है कि वेंकटेश अय्यर को चयनकर्ता जरूर ट्रैक कर रहे होंगे रेड बॉल क्रिकेट में भी। अब आने वाले समय में रणजी ट्रॉफी होने वाला है, एक दिवसीय श्रृंखला में मुझे पूरा विश्वास है कि वेंकटेश अय्यर को मौका मिलना चाहिए जो दक्षिण अफ्रीका में होने वाली है। वहां से जब वो लौटेंगे तब वो रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, वहां पर चयनकर्ताओं को ट्रैक करना होगा, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है जो मुझे लग रहा है कि मल्टी फॉर्मेट में ये खिलाड़ी अच्छा कर सकता है। उसके साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ भी, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी आप टेस्ट क्रिकेट के में भी आप उनको रेकनिंग में रखना शुरू कर दें, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ भी इंडिया ए खेल चुके हैं, रेड बॉल क्रिकेट वो खेल चुके हैं इंडिया ए के लिए, वहां पर भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रह चुका है। एक सवाल है कि हर्षैन का सबब है और वो पूछ रहे कि हम वो ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों को उनके पीक पर क्यों नहीं मौका देते, और जब उनका डाउनफॉल आता है तब हम सडनली याद करते हैं उनके। अभी क्योंकि वो पीक में है, IPL में रन कर चुके हैं, इंडिया ए के लिए रन बना चुके हैं, अब डोमेस्टिक क्रिकेट में आके वो तहलका मचा रहे हैं, क्योंकि चार मैचों में 3 शतक लगाना अपने आप में दिखा रहा है कि कितने कंसिस्टेंट बैट्समैन है वो। मैं मान रहा हूँ हर्ष आपकी बात, पर अगर आप इसी प्रकार से खिलाड़ी को मौका देते रहेंगे, जो पीक पे रहेंगे, जो खिलाड़ी अंदर में है, जो पीक पे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप क्यों बाहर करेंगे? देखिए, चयन होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे खिलाड़ियों को बाहर करना है। चयन होना चाहिए, जिन खिलाड़ियों को आपने चुना है उनको आपको ट्रस्ट करना होगा। हर एक खिलाड़ी के करियर में उनके उतार चढ़ाव आएंगे, और वही तो बहुत बड़ा चयन करता होता है, जो टैलेंट को स्पॉट करता है और उसको लंबे समय तक मौका देता है। तो अगर खिलाड़ी जिनको आपने चुना है उनको भी तो अच्छे फॉर्म की वजह से ही आपने चुना होगा। तो अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो सही बात है, अगर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको उनको थोड़ा और मौका देना होगा। नहीं तो अगर आप अचानक इतना ज्यादा चेंजेस करते रहेंगे टीम में, जो खिलाड़ी अच्छा कर रहा है उसको आप टीम में लेकर आएंगे, तो इससे इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा फैल जाती है टीम के अंदर, और ना तो टीम अच्छा कर पाती है, ना वो व्यक्तिगत खिलाड़ी अच्छा कर पाता है। सो भाई एक सवाल आया है शिखर धवन को लेके, और ये बड़ा एक तरह से कहा जाए हार्ड हिटिंग सवाल है कि शिखर धवन ने जहां 4 मैचों में सिर्फ 44 रन बनाए, ऋतुराज ने 4 मैचों में 400 रन बनाए, क्या धवन को अब भी कंसिडर किया जाएगा ODI क्रिकेट के लिए?
तो मुझे लगता है कि बहुत कठिन होगा शिखर धवन के लिए। मैं मानता हूं कि उनके पास अनुभव है, मुझे तो अभी भी लग रहा है उनको एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और अब देखने वाली बात यह है कि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। अगर चयनकर्ताओं को ये लगता है कि शिखर धवन अभी भी आने वाले समय में विश्व कप खेल सकते हैं, तब वो अलग बात है। पर अगर चयनकर्ताओं को ये लगता है कि अब हमें 2023 विश्व कप की तैयारी कर लेनी है, हमें ऐसे खिलाड़ी को टीम में लाना है जिनको कम से कम 40 से 45 वनडे मैचेस खेलने का अनुभव हो जाए विश्व कप के पहले, तब मुझे लगता नहीं है कि शिखर धवन की जगह बनेगी। शिखर धवन को रन बनाना पड़ेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, जो कि अभी तक उन्होंने किया नहीं है। तो मुझे लगता है और समय है नहीं अब। मुझे नहीं लग रहा है कि दिल्ली क्वालिफाई करेगी नॉकआउट्स के लिए, तो अब उनके पास बस एक ही मैच बचा है जो कल होने वाला है। सर, आप कैसे देखते हैं 4 मैचों में सिर्फ 44 रन शिखर धवन के बैट से निकले? क्या ये वनडे क्रिकेट में भी उनके करियर के लिए एक फुल स्टॉप का काम कर रहा है ये विजय हजारे ट्रॉफी? बेशक, देखिए ये एक पोजीशन आती है, एक सिचुएशन आता है आपके करियर में, जब आप इतने यंग है नहीं और आपको परेशानी होती है कि अगर मैं इस मैच में नहीं परफॉर्म करा तो फिर मेरी जगह नहीं बनती है। अगर आप यंग है, 23-24 साल के हैं, तो आपको लगता है ठीक है अब नहीं तो नेक्स्ट टाइम भी मेरा चांस बनेगा अगर मैं मेहनत करूं। वो अपने इस सिचुएशन पे पहुंच गए शिखर, जहां उनके लिए लास्ट मैच जो है बहुत ही करीब है, अनलेस वो कंसिस्टेंटली इतने लंबे स्कोर बनाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है। आप देखें कि आप ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर की हम बात कर रहे हैं, उनके अलावा बहुत से और प्लेयर्स हैं जो उभर के आ रहे हैं, तो अपनी जगह पकड़ के रखना बहुत मुश्किल होता है अगर आप कंसिस्टेंटली रन ना बनाएं। और शिखर धवन, जैसे सबा ने बताया, कि बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी शानदार शुरुआत की थी, उसके बाद 5-7 साल तक तो उनको कोई उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि शायद जो एक सिचुएशन आता है कि आप या तो इतने लंबे ऊंचे स्कोर बनाए कि आपके सामने कंपटीशन जो है वो बिखर जाए, क्योंकि अगर आप 30-40 भी बनाते हैं तो आपसे ज्यादा बनाने वाले, रन बनाने वाले वहां पर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब शिखर धवन की सिचुएशन बहुत ही नाजुक हो गई है इंडियन टीम में आने के लिए। सर, एक सवाल और है ऋतुराज गायकवाड़ को लेके। उनका क्या पूछना है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ बेटर ऑप्शन है गिल और पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाजों से जिनको बहुत हाइप किया गया? देखिए, मुझे लगता है उनके पास सबसे बड़ी जो एक क्वालिटी है वो एक बॉलिंग भी। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में वो आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं। अगर आपको, मैं नहीं कहूंगा कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है हार्दिक पांड्या के, लेकिन आप अगर नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ के लिए सवाल है और आप ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, माफ कीजिए, मैं समझा वेंकटेश अय्यर की। मेरे ख्याल से अल्टीमेटली ये आपको देखना होगा कि कौन कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है। अगर आप हर मैच में जाके 100 बनाते हैं तो आप हेडलाइंस भी आपके फेवर में है, सिलेक्टर्स भी आपके फेवर में हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये सडनली जो एक चैलेंज आ गया है। पृथ्वी शॉ फर्स्ट चॉइस थे, उनके बाद शुभमन गिल आए, पृथ्वी शॉ जो है सेकंड चॉइस बन गए, और शुभमन गिल भी थोड़ी इंजरी की वजह से बाहर हो गए। अब ऋतुराज गायकवाड़ आ गए हैं जो हर मैच में जाके, यानी एक, जैसे आपने शुरू में कहा कि दरवाजा सिर्फ खटखटा नहीं रहे तो तोड़ने की कोशिश है उनकी। तो इस तरह के फॉर्म को, एक तो ये होता है सिलेक्टर अगर है, चयन करता है, आप किस हद तक ऐसे बैट्समैन का फॉर्म इग्नोर कर सकते हैं। भले ही आपके पास सामने और दूसरे 2-3 नामचीन प्लेयर हैं, लेकिन हर मैच में एक जाके प्लेयर, बैट्समैन जो है 80, 90, 100 से ज्यादा बनाता है, तो उसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शोभा भाई, आप कैसे देखते हैं? यहीं पर राजीव मैं यहीं पर एक बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत जरूरी होता है चयनकर्ताओं के लिए थोड़ा पीछे हटकर देखें। बहुत बार ये होता है कि हम जो हमारे सामने घट रहा है, जो करंट घट रहा है, उससे हम लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, और जो पीछे हुआ है, जिस खिलाड़ी ने पीछे परफॉर्म किया है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। पृथ्वी शॉ, आपको याद होगा पिछले साल जो विजय हजारे जो टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर लगातार उन्होंने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 3 या 4 शतक लगाया था मुंबई के लिए। आपको भी याद होगा, मुंबई के कप्तान थे, मुंबई ने वो ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद पृथ्वी शॉ की वापसी हुई थी। तो इसीलिए मुझे हमेशा ये लगता है कि चयनकर्ताओं का काम ये है कि आपकी जो 15 अगर हैं, जो आपकी टीम बनी हुई है एक दिवसीय क्रिकेट की, वहां पर जहां जहां कमजोरियां आपको नजर आ रही है, उस खिलाड़ी, उस स्पॉट को भरने की जरूरत है। उस स्पॉट के लिए अगर आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छा विकल्प निकल कर आ रहा है, तब उसको मौका देने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर जो खिलाड़ी जिसने पिछले दिनों रन बनाए हैं, अगर वो उसका फेज थोड़ा बहुत एक श्रृंखला में अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं है कि ओवरनाइट वो खिलाड़ी खराब हो गया है। उसको तो बहुत जरूरी है कि आप उसके पीठ पर अपना हाथ रखें और कहें कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे पीछे हैं।
क्योंकि आपने उसको चुना क्यों है टीम में, उसका चयन इस वजह से किया है क्योंकि आप उसको बैक कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस खिलाड़ी में वो पोटेंशियल है, वो टैलेंट है और वो लंबे रेस का घोड़ा है। तो उसको लगेगा अरे भाई मैं एक श्रृंखला अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर हो जा रहा हूँ एक दो मैच की खराब परफॉर्मेंस पे, तब वो भी जायज नहीं है। इसीलिए बहुत बहुत ये जरूरी है कि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट इन सब चीजों पर ध्यान दे और उस प्रकार से फिर आप आगे बढ़े। तो चलिए इसी नोट पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भारतीय टीम मैनेजमेंट यानी कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के सामने जो बड़ी चुनौती है, यानी कि सिर्फ 12 महीने T20 वर्ल्ड कप में और उसके बाद कुछ महीनों के बाद आपको 50 ओवर की वर्ल्ड कप खेलनी है, यानी समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है टीम मैनेजमेंट के सामने। इस पर आगे चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders and change makers from across business, media, marketing and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IBM Podcast website, app or wherever you get your podcast from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सबा भाई और अयाज सर के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। अयाज सर, सवाल है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या T20 फॉर्मेट और वनडे क्रिकेट में हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे? ये कसाट साहब का सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 का वर्ल्ड कप और जो ODI वर्ल्ड कप है बहुत पास है। ये एक्सपेरिमेंट्स का दौर चलते रहना चाहिए या आपको लग रहा है बेस्ट टीम आप एक चुन लें, 15 या 18 खिलाड़ियों का एक पूल चुन लें और वहां से आप रोटेट करके या खिलाना शुरू करें, ये ऑप्शन बेहतर है? देखिए, इसके दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो ये है कि नया लीडरशिप मैनेजमेंट आया है, जहां तक लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का सवाल है। एक तो नए कोच आए हैं जिन्होंने अब तक मेरे ख्याल से लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ है या 1 महीना ही हुआ है उनको एज अ कोच बनते हुए। उसके अलावा कैप्टन जो है वो भी नए हैं, तो इनकी रणनीति जो है वो पिछले जो प्रीवियस मैनेजमेंट थी उनसे अलग हो सकती है, या तो थोड़ी अलग होगी या बहुत ज्यादा अलग होगी। अगर बहुत ज्यादा अलग है तो फिर थोड़ा सा और टाइम चाहिए उनको अपनी पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट करने में, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। अब एक्सपेरिमेंटेशन का ये मतलब नहीं कि हर आप जैसे सभा ने कहा 22-25 प्लेयर का अगर आप स्क्वाड बनाते हैं, जैसे राहुल द्रविड़ के जहन में ऑलरेडी होगा कि 22-25 प्लेयर कौन से हैं जो उनको काम में आ सकते हैं ट्रॉफी जीतने के लिए पॉसिबली। तो आप हर किसी के साथ एक्सपेरिमेंट करना अगर कोशिश करेंगे तो वो भी जो करंट सीरीज है आपको वो भी जीतनी है। ये नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, तो साउथ अफ्रीका गए ODI सीरीज हारे तो परवाह नहीं है, आप हम एक्सपेरिमेंट कर देंगे, ये नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, लेकिन ओवरऑल मैं मानता ये हूँ, और सभा ने बिल्कुल सही कहा कि आप जो आपके निगाह में जो है वो आप 70-80 प्लेयर को नहीं रख सकते, क्योंकि हालांकि डोमेस्टिक प्लेयर्स में बहुत भरपूर टैलेंट है, तो आपको ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करना होगा, और जो शायद रोहित ने और द्रविड़ ने कर ही लिया होगा, क्योंकि द्रविड़ जो है बहुत ज्यादा गहराई में जानते हैं इंडियन क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट को, जिस तरह से वो NCA के चीफ रह चुके हैं और अंडर-19 इंडिया के कोच रह चुके हैं। और रोहित क्योंकि बहुत सारा वो खेलते हैं IPL भी इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा, तो वो जानते हैं कौन से प्लेयर्स हैं जो 20-25 के स्क्वाड में फिट होते हैं। वहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हार्दिक पांड्या के लिए अगर आपको चाहिए तो कौन से 2 विकल्प है उनको हम ट्राई करें और उनकी जगह बनती है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट जरूरी है, लेकिन ये भी सही है कि आप लास्ट मिनट तक एक्सपेरिमेंट ना करते रहें, क्योंकि जो प्लेयर्स आपके हैं मेन प्लेयर्स, जो 12 या 15 जो आएगी टीम, उनमें उनको वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि हमारी जगह बनती है, तो फिर वो टूर्नामेंट में जब उतरते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ उतरते हैं। सो भाई, हरजैन का एक सवाल है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स शिखर धवन को भी एक मौका, आखिरी मौका साउथ अफ्रीका में दिया जा सकता है, जैसे रहाणे और पुजारा को दिया गया। लेकिन इस बात से आप कितना सहमत है? फिर तो आप फिर पीछे देख रहे हैं, आप आगे युवा खिलाड़ियों को एक बार फिर दबा देंगे। अगर आपकी प्लानिंग अलग है तो वो साउथ अफ्रीका सीरीज से दिखनी चाहिए। अभी भी मुझे लगता है कि विश्व कप में थोड़ा वक्त है। मैं सिर्फ वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ राजीव जी। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आपने शिखर धवन को 15 में ले भी लिया दक्षिण अफ्रीका के लिए, तो क्या वो 11 में खेलेंगे? KL राहुल, रोहित शर्मा इस समय मुझे लग रहा है कि उन्होंने T20 में ओपन किया है और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि वो वनडे में भी ओपन करेंगे। और अगर आप शिखर धवन को ले जा रहे हैं और अगर उनको 11 में नहीं खिला रहे हैं, तो फिर क्या उनका टीम में रहना बनता है? तो फिर आवश्यकता क्या है उसकी? तो मुझे लगता है अगर आप शिखर धवन को एक और मौका देना चाह रहे हैं तो वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ ही आप मैदान में उतरें।
रोहित शर्मा और शिखर धवन के साथ, और ये बहुत ही जबरदस्त जोड़ी रही है। इसको हम लोग कभी भी हम लोग भुला नहीं सकते हैं। ये जो जिस जोड़ी ने बिल्कुल। कमाल किया है वो लाजवाब रहा है। और इस और जोड़ी की आईसीसी शुरुआत हुई टूर्नामेंट में खास तौर से। हाँ, और ये इसकी शुरुआत हुई थी, राजीव आप भी थे वहां मौजूद, 2017 जी नहीं जी 2013 चैंपियंस ट्रॉफी 2013 से, जी। जो हम लोग जो जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में, उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा श्रेय था। जिस तरह से जी शिखर धवन और रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की थी, और उसके बाद भी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन दोनों खिलाड़ियों का। इसका मतलब ये है कि ये जो खिलाड़ी एक दूसरे के गेम को जानते हैं, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है चयनकर्ताओं के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत हमें इंतजार करना पड़ेगा, पर शिखर धवन अपने सिलेक्शन को बैक कर रहे हैं अपने पास परफॉर्मेंस से। तो अब वही जी। देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पर चयनकर्ता उनको और मौका देंगे कि नहीं। मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों शिखर धवन के प्रति मेरी हमेशा से थोड़ा बहुत मैं हमेशा बैक करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लेफ्ट जी राइट कॉम्बिनेशन जो है वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा प्रूव होता है। सर अमर साहब का एक सवाल है कि पृथ्वी शॉ मोस्ट आई कैचिंग बैट्समैन के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे इस जनरेशन में। नॉट द बेस्ट बट मोस्ट एंटरटेनिंग बैट्समैन है इस जनरेशन के। क्यों उनको इतनी जल्दी नजरअंदाज करा जाता है सेलेक्टर्स के द्वारा? देखिए, मेरे ख्याल से मोस्ट एंटरटेनिंग तो एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो जो दर्शक है, व्यूअर्स है उनके लिए। लेकिन जो टीम उतरती है वो मैच जीतना भी चाहती है, और अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप रन ना दें और ऐसा लग रहा है कि आप जो है लो परसेंटेज शॉट खेल के बहुत ज्यादा समय आउट होते हैं, तो फिर आपके लिए कंपटीशन देखें। अगर आप साउथ अफ्रीका ले लें या वेस्ट इंडीज ले लें, ऐसी टीम ले लें जहां पर प्लेयर पूल बहुत छोटा है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है मैनेजमेंट के पास, कोचेस के पास, तो फिर जगह आपकी बनी रहती है। लेकिन अगर आप इंडिया में आ जाए, खास करके ऑस्ट्रेलिया में भी है प्रॉब्लम कि एक प्लेयर का अगर फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है तो 2-3 ऑप्शन उनको मिलते हैं, क्योंकि उनका डोमेस्टिक सिस्टम इतना स्ट्रांग है। तो फिर आप ये भी प्लेयर के ऊपर भी जरूरी है, लाजिम हो जाता है कि अगर आपको जगह बनती है आपकी इंडियन टीम में इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप उस जगह को लाइटली ना ले, क्योंकि कंपटीशन इतना है। अगर आप थोड़ा सा हल्के में लेंगे तो आपकी जगह जा सकती है, और यही पृथ्वी के साथ हुआ है। कोई कोई ऐसा दर्शक नहीं है या सिलेक्टर नहीं है या क्रिकेट प्रेमी नहीं है जो ये कहेगा कि उनके पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो बहुत जबरदस्त टैलेंट है, और जैसा आपने कहा कि देखने से आप वाह वाह और लाजवाब कहने से रुक नहीं सकते। लेकिन अगर आप कैमियो इनिंग्स ही खेलेंगे और बड़ी पारियां नहीं खेलेंगे, तो फिर आपके लिए ये एक प्रॉब्लम बन सकता है। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई, सेंचुरी और डेब्यू मारा है उन्होंने टेस्ट में, लेकिन अपनी जगह पकड़ के रखना, कायम करना, ये बहुत। आप एग्जाम्पल ले लें रोहित शर्मा का, पहले 2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने सेंचुरीज बनाई थी, उसके बाद उनकी जगह जो है वो चली गई टेस्ट से, और उन्हें फाइट बैक करके आना पड़ा। और वो अब जानते हैं कितनी मेहनत लगती है अपनी जगह पकड़ के या संभाल के रखने के लिए, और वो उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत ऊंचे दर्जे के फिलहाल वो बैट्समैन माने जाते हैं। तो एक लेसन अगर है, एक इंस्पिरेशन जो है वो रोहित शर्मा से लेना चाहिए, पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर्स को। हमने बैटिंग पे बहुत चर्चा की विजय हजारे ट्रॉफी में। कुछ हमारे सीनियर गेंदबाज हैं जो विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे थे, और उनमें से एक यजवेंद्र चहल है, जो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है अभी तक, जो 4 मैचेस हुए हैं, 11 विकेट लिए हैं, और इकोनॉमी रेट भी उनका 5 से नीचे। क्या ये भी एक इंडिकेशन है कि उनको वापस लिया जाए सभा भाई? जिस तरह से अचानक उनको भूल गए थे सिलेक्टर्स, और अब वो परफॉर्म करके, एक तरफ शिखर धवन है जो नहीं कर रहे हैं फिर भी उनको कंसिडरेशन में हमने रखा है, वहीं यजवेंद्र चहल है जो परफॉर्म करके भी बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो आईपीएल के मैचेस हो या डोमेस्टिक मैच हो। हाँ राजीव, आईपीएल का जो सेकेंड लेग था दुबई में, वहां पर शानदार गेंदबाजी की थी यजुवेंद्र चहल ने, और उसी फॉर्म को आगे भी बरकरार रखा है विजय हजारे में। इस समय हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, अच्छी वो गेंदबाजी कर रहे हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यजुवेंद्र चहल के बारे में, जो भी उनको देख रहे हैं गेंदबाजी करते हुए, वो काफी अच्छी हैं। मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं का ध्यान इस पर जरूर होगा। एक और लेग स्पिनर है जो इस समय अच्छा कर रहा है, वो है मयंक मार्कंडे, पंजाब से वो खेल रहे हैं, और जी और शानदार लेग स्पिनर है। राहुल चहर इस समय इंजर्ड हैं, दक्षिण अफ्रीका उनको भेजा गया था इंडिया ए टीम के लिए, तो वहां पर उनको खेलने का मौका मिला नहीं है। तो ये 2-3 यंग एक दो स्पिनर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। तो हाँ, चहल का मौका बनता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि स्पिनर्स को और भी यंग स्पिनर्स को ढूंढने की समय आवश्यकता है चयनकर्ताओं को। यार सर, आप कैसे देख रहे हैं? चहल ने जिस तरह का फॉर्म दिखाया,
मयंक मार्कंडे एक और लेग स्पिनर जो भारत के लिए खेले एक आध मैच, फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया था। लेग स्पिनर्स की तलाश तो वैसे भी है, क्योंकि जो हमने देखा है यूएई के मैदानों पर लेग स्पिनर्स ने क्या कुछ किया T20 फॉर्मेट में। आपको एक लेग स्पिनर तो चाहिए ऑस्ट्रेलिया में भी, क्योंकि अगर किसी स्पिनर को सबसे ज्यादा मदद ऑस्ट्रेलिया में मिलती है तो वो लेग स्पिनर्स है, जिनको बाउंस भी अच्छा मिलता है और टर्न भी। बगैर आजकल T20 टीम हो या ओडीआई टीम हो, आप उसके उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है। और हम ये भी जानते हैं कि T20 में कोई डिफेंसिव ऑप्शन है नहीं आपके पास, बल्लेबाज तो आपके पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो आपके लिए विकेट निकालेंगे, और लेग स्पिनर बहुत ही एक कीमती कमोडिटी बन सकती है, खास करके ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे। मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल बहुत ही क्रिटिकल प्लेयर है। अगर उनका फॉर्म जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, यूएई में सेकंड लेग था आईपीएल का, उसके बाद से, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और आप ऑस्ट्रेलिया में अगर खेलेंगे जब, तो आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी अपने बॉलिंग अटैक में। तो अगर युजवेंद्र चहल का फॉर्म इसी तरह चलता रहा, तो मेरे ख्याल से वो उनकी जगह अव्वल नंबर पे आती है अमंग्स लेग स्पिनर्स। हालांकि राहुल चहर, मार्कंडे दोनों ही बहुत ही अच्छे यंग टैलेंट है, लेकिन युजवेंद्र चहल का अगर फॉर्म सही चला तो वो एक बहुत ही इज अ वेरी क्लेवर बॉलर, और उनके पास तजुर्बा बहुत है, और ये जो है वो प्राइसलेस बन सकता है। और मेरे ख्याल से रोहित शर्मा भी ये जानते हैं, राहुल द्रविड़ भी जानते हैं। तो ये उनकी पूरी कोशिश होगी कि युजवेंद्र चहल के ऊपर ज्यादा रिलाई करें, ट्रस्ट करें। अब ये बनता है युजवेंद्र चहल पर के, जो जिस तरह से उनका पहला सीजन हाफ था आईपीएल पिछले सीजन का, वो बहुत हल्का गया था, वैसा दौर नहीं आना चाहिए। क्योंकि जैसे बैट्समैन में हमने देखा कि ऑप्शंस बहुत है, वैसे लेग स्पिनर्स में भी है और स्पिनर्स में भी है। तो अगर उनको जगह चाहिए इंडियन टीम में, तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाना होगा। भाई पेस बॉलर्स पे आगे बातचीत करें, कुछ यंगस्टर हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस पर आगे बातचीत करें। तो उससे पहले एक और ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पेस बॉलर्स ने क्या कुछ किया है विजय हजारे में, उस पर बातचीत करेंगे। Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood. Or not. Choose motherhood. Or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha. And me, Ayushi. On a journey from station starting point. To station, what now? Next station, Pudin Station. And hopefully, Agla Station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सबा भाई और अयाज सर के साथ देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। पेस बॉलर्स की अगर हम बात करें सबा भाई, तो दो नाम जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिन्होंने अभी तक विजय हजारे में बहुत अच्छा किया है, यश दयाल और शिवम मावी। यश दयाल के बारे में तो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि बीइंग अ लेफ्ट आर्म सीमर बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी वो कर रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं ये जो दोनों स्पीडस्टर हैं जो 140 प्लस डालते हैं? कल मेरी राजकुमार सर से भी बात हो रही थी दिल्ली वर्सेस यूपी मैच पे, तो उन्होंने बड़ा जिक्र किया कि तीन फास्ट बॉलर्स यूपी ने खिलाए, तीनों 140 प्लस गेंदबाजी कर रहे थे। क्या ये एक नई सेंसेशन है ये उत्तर प्रदेश की तरफ से? शिवम मावी को हम सबने देखा आईपीएल में, और यश दयाल जो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ राजीव, ये इसका मतलब ये भी है कि जो नई पीढ़ी है पेस बॉलर्स की, वो भी तैयार हो रही है या फिर हो गई है। शिवम मावी, यश दयाल, मोहसिन खान एक और लेफ्ट आर्म सीमर है, अंकित राजपूत एक और बेहतरीन, वो तो इंडिया भी खेल चुके हैं। तो ये जो नया क्रॉप है पेस बॉलर्स का, उसने शानदार प्रदर्शन किया है। और आने वाले समय में जो रणजी ट्रॉफी होने वाला है, वहां पर भी देखना होगा कि ये खिलाड़ी किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा इस समय टीम में ऐसे भी वो शामिल हैं। तो ये जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। तो ये अच्छा लगता है देख करके जो नए जनरेशन को जो पेस बॉलर्स है, वो भी इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्तिक त्यागी एक और ऐसा पेस बॉलर है। कमलेश नागरकोटी के बारे में उन्होंने सुना है, इस समय वो कभी खेल रहे हैं कभी नहीं खेल रहे हैं, वो अलग बात है। तो इस तरह के पेस बॉलर्स ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, जिनकी गति भी है, उसके साथ साथ वो शानदार वेरिएशन है। तो अगर उनको एंट्री करानी है तो फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट से आप अंदर ला सकते हैं, और फिर देखना होगा कि वो रेड बॉल क्रिकेट में किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, टीम मैनेजमेंट पे कितना निर्भर करेगा कि आप यंगस्टर चाहते हैं या एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहते हैं? विराट कोहली की सोच बिल्कुल डिफरेंट थी। वो जब आए तो अश्विन जडेजा की जोड़ी तोड़ी गई, फिर दो स्पिनर्स खेलने लगे वनडे क्रिकेट में। अब क्योंकि वनडे क्रिकेट की टीम आनी है, कैसे आप देखते हैं, क्या कुछ आप समझ पाते हैं? जितना रोहित को आपने देखा है और राहुल द्रविड़ को हम सबने देखा है,
किस तरह की सोच के साथ वो आ सकते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा अगर हम इन यंगस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो। देखिए मेरे ख्याल से दोनों रोहित और खास करके राहुल द्रविड़ का अप्रोच जो होगा वो बहुत ही मेजर्ड होगा। वो सब चीजें जो है एग्जामिन करेंगे और ये बेस्ट ऑप्शन देंगे कि किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाए। वो सब टीम मैनेजमेंट करती है। लेकिन मुझे लगता है अच्छी बात ये है, जहां तक इंडियन क्रिकेट का सवाल है, कि डोमेस्टिक क्रिकेट से आपको जो तेज गेंदबाज की जो फसल आ रही है, ये बहुत ही होनहार है। एक तो पेस जो है आपको मिल रहा है, 140 प्लस के काफी बॉलर आपके पास आ गए हैं, जो पहले अब 15 साल पहले भी चले जाए तो इतने ऑप्शन नहीं थे, 10 साल पहले भी। लेकिन और दूसरी बात यह है कि ईशांत शर्मा, उमेश यादव दोनों ही अभी 34-35 साल की एज में आ रहे हैं, तो आपके लिए रिप्लेसमेंट्स होना बहुत जरूरी है। मोहम्मद शमी जो है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30 साल के वो भी हो गए। तो ये एक असेंबली लाइन जो है, इसको किस तरह से बरकरार रखना है, किसी वक्त 3-4 ऐसे ऑप्शंस हो जो तेज यानी सीरियसली पेस में 140-145 की पेस में डाल सकते हैं, और उसके साथ साथ 1-2 बॉलर्स ऐसे हो जो स्विंग अच्छा करवाते हैं, ताकि आप वो कंडीशंस मिले आपको तो आप उसमें पीछे न रह जाएं। और ये मुझे लगता है कि एक्चुअली जो पेस बॉलिंग का सवाल उठता है, तो इंडिया फिलहाल जो है बहुत ही मजबूत सिचुएशन में, मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी ज्यादा अच्छा सिचुएशन इंडिया का है, पाकिस्तान से भी, जहां तक तेज गेंदबाजों का है सवाल, क्योंकि आपके पास सप्लाई लाइन बहुत अच्छी है फिलहाल। जी, सप्लाई लाइन पे फाइनल कमेंट सबा भाई आपका। राजीव, ऐसे भी अगर हम देखें तो जो नए पीढ़ी के पेस बॉलर्स हैं जो खेल चुके हैं भारत के लिए, अर्शदीप सिंह हो गए, चेतन सकारिया हो गए, हर्षल पटेल हैं इस समय, ये मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ रहा है कि जहां पर चयनकर्ता आप सोच सकते हैं कि क्या मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी सेपरेट रख सकता हूं कि नहीं। चलिए, एक तो रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट में अलग बात है, उसके अलावा आपको ये भी ढूंढना होगा कि हमारे पास T20 में स्पेशलिस्ट बॉलर्स कौन है जिनके पास ज्यादा वेरिएशंस है। तो हर्षल पटेल हो गए, चेतन सकारिया हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, क्या ये तीनों को आप ज्यादा स्लॉट कर सकते हैं T20 के लिए? और जो नए जो पेस बॉलर्स आ रहे हैं, चाहे यश दयाल हो गए, शिवम मावी हो गए या प्रसिद्ध कृष्णा है, क्या इनको हम लोग व्हाइट बॉल वनडे क्रिकेट में ला सकते हैं कि नहीं? यही मुझे लगता है कि इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। पर अच्छी बात यही है कि असेंबली लाइन तैयार है और रेडी है अपनी एंट्री करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका। अयाज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट पे नजर रखते हैं, और जब विजय हजारे ट्रॉफी खत्म होगी तो एक बार फिर हम डोमेस्टिक क्रिकेट पे चर्चा करेंगे, कौन से युवा सितारे सामने आए और कौन से जो सीनियर खिलाड़ी थे वो एक बार फिर फेल रहे डोमेस्टिक क्रिकेट में। इस पे आगे बहुत डिटेल में बातचीत करते रहेंगे। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, और @cricketwalla अयाज सर का ट्विटर हैंडल है। और अगर आप कू के मेंबर हैं तो फिर आप @सबा करीम पे जा सकते हैं, वहां पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, Spotify, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Raw and Organic, Kunal is joined by Divyanka Bedi, aka Gigi. She's the owner of a fitness studio called The Space in Mumbai. They discuss how the pandemic changed everything and how to start building a community. One of our favorite shows, The Habit Show, completes 3 years and 600 episodes. Congratulations to Ashton and the rest of his team. Good habits lead to consistency. Ashton clearly has them. 3 years and 600 episodes is an amazing achievement. In the world of Simplified, Chuck, Naren, Shriketh and Tony try to find out how distressing it is for billionaires to be taxed on their income. On All Things Policy, the Takshashila folk unpack the findings of the National Family Health Survey. And on Paisa Vaisa, Anupam talks to Preeti Khurana. She's the Director of Advocacy and Regulation at Clear, and they discuss filing your income tax return. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And also do check out our YouTube channels. We have a number of them. You can get them on ivmpodcast.com/YouTube. And remember, if you're enjoying this show, or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really does help us spread the word. And finally, we'd like to thank our sponsors for the network this week: Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy?
Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy. If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.